हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप 3.0 का टेस्ट 1। सो यस, ऑलरेडी हमने देखो आपने फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट दिया होगा एंड दिस इज आवर सेशन 3, राइट। चलिए, तो आज की इस क्लास में जिस चैप्टर का हम टेस्ट करने वाले हैं दैट चैप्टर इज सोल्यूशन। तो टोटल 20 के 20 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन चैप्टर के ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन पेपर। नाउ ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है बेटा। यहां पे आपको कुछ स्कैनर्स दिख रहे होंगे, राइट। ये हमारा गूगल रिव्यू का स्कैनर है, इसको आप स्कैन करके हमें गूगल रिव्यू दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो नो नीड टू स्कैन दिस, बट अगर YouTube के अलावा कहीं देख रहे हैं तो आप इसको स्कैन करके हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज दिस इज आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप इसको स्कैन करके हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच हो सकते हैं, जहां पे आपको जो डेली लेक्चर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसके पीपीटी वगैरह आपको वहां पे मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको क्लास के नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम इस टेस्ट के बारे में। सो बेसिकली ये जो हमारा टेस्ट है इसका पेपर कोड क्या है बेटा, ZG202627 12th का केमिस्ट्री एंड 01, क्योंकि अभी हम पेपर 01 कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पेपर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑफलाइन में एंड हाइब्रिड मोड पे ये पेपर ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका था, राइट, लेकिन यूट्यूब पे ये पेपर अब आपको मिल रहा है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का होता है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 30 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो अभी टेस्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन चैप्टर का ही आपका टेस्ट होना है, यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सोल्यूशन चैप्टर के ही होंगे, ठीक है। ओके, अगर आपके इस टेस्ट में बेटा 20 on 20 आते हैं दैट मींस यू आर जीनियस, ठीक है। अगर 20 on 20 आते हैं दैट मींस यू आर जीनियस। अगर 18 और 18 अबव आता है तो आप एक्सीलेंट है। 15 और 15 अबव परफेक्ट, 12 एवरेज है एंड बिलो 12 इज रीटेस्ट, ठीक है। बिलो 12 पे रीटेस्ट होता है, राइट। चलो, अब हम बात करते हैं जरा क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन 1। अ सोल्यूशन कंटेन 9 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कितना ग्लूकोज है, 9 ग्राम ग्लूकोज इन्होंने हमें दे रखा है, ठीक है। उसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है, डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज, सिंपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, तब आराम से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते हैं। यस और नो। चलिए, तो यहां पे मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास इज 9 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 180, यही होगा 9 अपॉन 180। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 मोल आ जाएगा। फिर बात करते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज के बाद मोल्स ऑफ वाटर। गिवन है हमारे पास 90 एंड मोलर मास इज 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मोल्स, ठीक है। सेकेंड वन इज 5 मोल्स। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज is number of moles of glucose upon number of moles of glucose plus number of moles of water। तो ये हो जाएगा 0.05 divided by 0.05 plus 5। क्लियर। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.010। कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.010। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 ही हमारा यहां पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। The molality of a solution prepared by dissolving 18 gram glucose in 180 gram of water। Molality of a solution prepared by dissolving 18 gram of glucose in 180 gram of water। Now molality कह रहे हैं, हाँ, molality कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन इन
किसमें गिवन होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, सॉल्वेंट इन केजी, दिस इज द फॉर्मूला, राइट, यही हमारा फॉर्मूला होता है। चलो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं किसका? ग्लूकोज का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यही हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिस इज 0.1 मोल। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.1 है एंड सॉल्वेंट हमारे पास कितना दे रखा है? दैट इज 180 ग्राम इंटू 1000 कर दो, ठीक है, तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 180 आ जाएगा, यही होगा 100 अपॉन 180, इससे ये चला जाएगा और यहां पे अब हमारा आंसर कितना आएगा? लगभग 0.556, ये हो जाएगा 0.556, कहां है? 0.55। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 इज, दिस इज द क्वेश्चन 3, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो क्या कहता है हेनरीज लॉ? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू KH इंटू X। जितना ज्यादा KH होगा उतना ज्यादा गैस लेस सॉल्युबल होगा लिक्विड में, जितना ज्यादा KH होगा दैट मीन्स गैस इज लेस सॉल्युबल इन द लिक्विड। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? यहां पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बताना जरा सा? दिस इंप्लाइज सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी यहां पे बेटा डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी अनचेंज, गैस लिक्विफाई, तो यहां पे हमारी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, The vapor pressure of pure benzene is 800 mg, ठीक है, वेपर प्रेशर हमको प्योर बेंजीन का कितना दे रखा है? 800 mg दे रखा है। इफ 0.5, ठीक है, इफ 0.5 मोल नेफ्थलीन इज डिसॉल्व इन 4.5 मोल बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज, तब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो प्रेशर इज इक्वल टू P0A इंटू XA, ऐसा ही होता है, यही फॉर्मूला होता है। उसके लिए सबसे पहले हमको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का मोल हमें ऑलरेडी दे रखा है दैट इज 4.5, है ना, डिवाइडेड बाय, एंड दूसरा हमको कितना दे रखा है? 4.5 प्लस 0.5, ठीक है, नेफ्थलीन का हमको 0.5 दे रखा है। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आएगा दैट इज 0.9, बस। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P इज इक्वल टू P0A XA, P0A हमारे पास 800 है एंड XA हमारे पास कितना है? 0.9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल इक्वल टू 720 mmHg, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 720 mmHg के इक्वल आ जाएगा, 720 mmHg, ओके, 720 mmHg। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए। सो क्वेश्चन 5 है, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सी चीज यहां पे करेक्ट होगी? आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है बताना जरा, आइडियल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? राउल्ट्स लॉ का फॉलो होना चाहिए आइडियल सोल्यूशन में। डेल्टा मैक्स H जो है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऑफकोर्स 0 होना चाहिए। डेल्टा मैक्स V भी हमारा 0 होना चाहिए, तभी वो आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। डेल्टा मैक्स H इज नॉट इक्वल टू 0,
डेल्टा मिक्स V इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे दोनों इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 इज a solution exhibit positive deviations from Raoult's law because, ठीक है, किस कंडीशन में यहां पे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होगा, कौन सा इंटरैक्शन यहां पे करेक्ट होगा ये बताना है। ए बी इंटरैक्शन इज ग्रेटर देन ए ए एंड बी बी, ए बी इंटरैक्शन इज स्मॉलर देन ए ए एंड बी बी, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड सोल्यूट इज वोलेटाइल। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6? हमें किसके लिए बताना है? पॉजिटिव डेविएशन के लिए बताना है। ठीक है, किसके लिए बताना है बेटा? हमें पॉजिटिव डेविएशन के लिए बताना है। तो जब भी हम पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका इंटरैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट का इंटरैक्शन, यानी कि ए का इंटरैक्शन एंड बी का इंटरैक्शन इज मोर देन ए बी का इंटरैक्शन। ठीक है, ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा, ए का इंटरैक्शन एंड बी का इंटरैक्शन इज मोर देन ए बी का इंटरैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दिस इज द क्वेश्चन 7। हाँ जी, विच पेयर फॉर्म अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी? कौन सा पेयर यहां पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी फॉर्म करेगा? ठीक है, कौन सा पेयर यहां पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी फॉर्म करेगा? ग्राफ पता है ना, मिनिमम का बोल के हम ऐसे ऊपर की साइड से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी। ऑप्शन है हमारे पास HCl वाटर, इथेनॉल वाटर, फिनॉल वाटर एंड एसीटोन क्लोरोफॉर्म। विच ऑप्शन शोज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी? कौन सा ऑप्शन यहां पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी शो करेगा? सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी। ठीक है, सो यहां पे हो जाएगा हमारा, क्या एग्जांपल था? इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, क्या एग्जांपल करेक्ट हो जाएगा बेटा? इथेनॉल एंड वाटर इज करेक्ट। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, this is the question 8. The osmotic pressure of solution is directly proportional to, osmotic pressure किसके directly proportional है? pi is equal to mRT। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, pi is equal to mRT, किसके इक्वल है? m is molarity, molarity। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, m is molarity। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो, आपको खुद से आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, आप खुद से आंसर सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm है 300 केल्विन पे, तो उसकी मोलारिटी क्या होगी? आर की वैल्यू भी आपको दी गई है। ठीक है, सो पाई इज इक्वल टू mRT, सो m इज इक्वल टू पाई अपॉन RT, यही होगा। पाई हमें कितना दे रखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज 4, R है हमारे पास 0.082 इंटू 300। देखो, डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा हमारा 0.163 मोलारिटी, 0.163 मोलारिटी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 10? ओके, क्वेश्चन 10 है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, a solution containing non-volatile solute shows increasing vapor pressure, lower vapor pressure, same vapor pressure, infinite vapor pressure.
अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का काम क्या होता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बेटा डिक्रीज हो जाता है। सो यहां पे होगा लोअर वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है, दैट इज लोअर वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th इज which colligative property is most suitable for determining molar mass of protein? Which colligative property is most suitable for finding colligative to determining the molar mass of the protein? किससे हम molar mass कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोटीन का? एनसीईआरटी में है ये ऐसा क्वेश्चन, प्रोटीन वाला, याद करो जल्दी। देखो प्रोटीन एक बहुत ही, हम ऐसा बोल सकते हैं उसका बहुत ज्यादा मास होता है। ठीक है, अराउंड 10,000 AMU के आसपास उस प्रोटीन का मास होता है। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन इज अ पॉलीमर, है ना। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम आराम से प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब भी प्रोटीन आ जाए या फिर ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसका बहुत ज्यादा मास होता है, तो उस केस में आप ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही आंसर टिक कर आएंगे। ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑफ कोर्स इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज the Vent Hoff factor for complete dissociation of Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हम Al2SO4 का होल थ्राइस करते हैं तो यहां पे इसका Vent Hoff फैक्टर यानी कि I की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। ठीक है, I की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमको ये बताना है। तो देखो Al2SO4 का होल थ्राइस क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। सो I इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, बस डिसोसिएशन करना आपको आना चाहिए, दैट इज, उसके बाद तो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पार्टिकल इज 5। सो I इज इक्वल टू 5। I हमारा यहां पे 5 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज 0.1 मोल NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस बिकम। 0.1 NaCl जो है वो पूरी तरीके से डिसोसिएशन शो कर देता है। जैसे कि NaCl जो है उसका ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, वेट, ओके। सो आई होप की आवाज आ रही होगी, है ना। अभी यहां पे क्या है, 0.1 मोल NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट एंड इट्स इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बिकम। अगर 0.1 मोल NaCl पूरी तरीके से यहां पे डिसोसिएट हो जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जा रहा है, देन कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा। देखो ये हमारा पास ये कितना है, 0.1 है। ठीक है, ये कितना बनेगा, ये भी 0.1 बनेगा और ये भी 0.1 बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.20। कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.20 मोल। कितना बन जाएगा बेटा, 0.20 मोल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या इतना क्लियर है? यस, क्या ये चीज क्लियर है? नाउ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो 13 हो गया ना, यस। चलिए क्वेश्चन 14 है हमारा, दिस इज द क्वेश्चन 14। आ जाओ फिर। क्वेश्चन 14 इज for dissociated solute like acetic acid and benzene, Vent Hoff factor is। acetic acid के लिए यहाँ पे हमारा Vent Hoff factor क्या हो जाएगा, for associative। देखो एसोसिएशन के लिए क्या होता है
कि अगर हम 2 मोल एसिटिक एसिड लेते हैं तो एसोसिएट होके वो 1 मोल बन जाएगा, अगर हम 1 मोल लेंगे तो वो हाफ मोल बन जाएगा। दैट इज ऑलवेज लेस देन कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 या फिर इनफाइनाइट। सो एसोसिएशन डिक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल, एसोसिएशन हमेशा पार्टिकल को डिक्रीज कर देता है। सो दैट मीन्स लेस देन 1, I इज लेस देन 1, ठीक है, I इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए मैक्सिमम होगा, 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर NaCl या फिर 0.1 मोलर सुक्रोज। अब देखो ये तो पहले पता चल गया, ऑड वन आउट है ना। जो डिसोसिएट होगा, जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये तो डिसोसिएशन शो नहीं करते। कौन डिसोसिएशन शो करता है बेटा, NaCl, नमक जो है यहाँ पे वो डिसोसिएट होता है कैटायन एंड एनायन में, दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूसिंग दी, क्या करता है ये, ग्रेटेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 0.1 मोलर ऑफ NaCl। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन 16, दिस इज क्वेश्चन 16। द सॉल्यूशन बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, द सॉल्यूशन बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट बिकॉज vapor pressure increase, vapor pressure decrease, density increase and surface tension decrease. Solution boils at higher temperature than pure solvent. Solutions boil at higher temperature than pure solvent. इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे pure vapor pressure है has the more heating required for the vapor pressure to the equal of atmospheric pressure, है ना। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड डेंसिटी इंक्रीज या फिर सरफेस टेंशन डिक्रीज। हायर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. Okay. So question 17th is the unit of Henry law constant in. यहां पे Henry law constant की यूनिट क्या हो जाएगी, P is equal to KH into X, Henry law constant, मोल पर लीटर, ATM, मोल पर kg या फिर केल्विन, क्या होता है, यस, क्या हो जाएगा। तो यहां पे हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो यूनिट हो जाएगी दैट इज ATM। ATM क्या है, इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ATM। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज Question number 18 is, if the mole fraction of solute increases, if the mole fraction of solute increases, vapor pressure of solvent, अगर mole fraction of solute increase हो रहा है तो vapor pressure of solvent क्या होगा, increase, decrease, remain same and become zero immediately, क्या हो जाएगा, yes, mole fraction of solute increase, तो vapor pressure of solvent क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज अगर होता है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज रिड्यूसिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डिक्रीजिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज, this is question 19th.
फॉर आइडियल सोल्यूशन द टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ इज, कैसा ग्राफ बनता है यहां पे? यस, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कैसा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला? सो टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस अगर हम फ्रैक्शन ग्राफ की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? एनी आइडिया कैसा बनना चाहिए इसका ग्राफ? सो बेसिकली राउल्ट्स लॉ जो है, ठीक है, वो इसका ग्राफ कैसा शो करता है? एकदम लीनियर रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन दी वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। कैसा रिलेशन शो करता है? लीनियर रिलेशन शो करता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है। कैसा शो करेगा? स्ट्रेट लाइन शो करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आ जाते हैं अपने आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज a 1 molar aqueous solution of non-electrolyte has 1 molar aqueous solution of non-electrolyte has Kf is equal to 1.86, ठीक है, एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? Kf की वैल्यू हमको दे रखी है एंड कह रहे हैं कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, यही लगेगा, राइट? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, के एफ की वैल्यू हमको क्या कर रखी है? दे रखी है, हाँ, के एफ की वैल्यू इज गिवन टू अस एंड यहां पे 1 मोलर कह रहे हैं, यानी कि मोलालिटी भी हमको दे रखी है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा? सबकी वैल्यू पुट कर दो, इजी है ना? सबकी वैल्यू पुट कर दो। देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इज 1.86 इंटू 1 मोलर, सो डेल टी एफ इज इक्वल टू 1.86 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल टी एफ इज इक्वल टू 1.86 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 1.86 केल्विन, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। एंड इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने इस टेस्ट पेपर के कर लिए हैं कंप्लीट। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके बेटा इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नेम बताएंगे और फिर आप अपने मार्क्स बताएंगे कि आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ताकि जो अब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें फिर हम देखेंगे कि क्या आपकी प्रोग्रेस हुई है या फिर नहीं हुई है। ओके, तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।